बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो पेपर 2 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इसके लगभग मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जहां से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। शुरुआत के जो मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे वो लगभग मिक्स थे आपके यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से। जो 4 आपका मैंने वीडियो अपलोड किया है वो यूनिट फर्स्ट कवर करने के लिए था। ठीक है, यहाँ पर जैसे कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम यूनिट वाइज चीज़ें आप बताएं, तो हम यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट का ये हमारा सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में लगभग 70+ क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पर आपकी यूनिट फर्स्ट आज के इस वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएगी। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी 2 पार्ट में रहेगा यूनिट 2 के लिए। ठीक है, उसमें भी लगभग 100+ क्वेश्चंस हैं, तो उनको लेकर भी हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 45 से आगे जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बचे थे हमारे। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है विथ आंसर, तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह ज़रूर चेक करें, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। इनका आंसर वगैरह मैंने बताया हुआ है, कुछ चीज़ें भी मैंने अलग से समझाई हुई हैं। चलिए दोस्तों, हम 45 क्वेश्चन के बाद अपना 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, ई.बी. हरलॉक के अनुसार बचपन अवस्था की आयु है। तो अलग अलग जो भी ऑथर्स वगैरह हैं जिनके अकॉर्डिंग हैं, उन्होंने अपने अपने अनुसार जो है अवस्थाएं बताई हैं। इसके लिए आप डिटेल से, आपके पास बुक होगी वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय कम बचा है, तो हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछे जा सकते हैं वही यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो अगर हम बात करें ई.बी. हरलॉक महोदय की, तो इन्होंने बचपन अवस्था की जो आयु है, इसका करेक्ट आंसर बी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं। तो अगर हम बात करें चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता, तो करेक्ट आंसर एरिक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 दिया है, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था किसने कहा। यहाँ पर ये दिया है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा है। तो 48 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने ही बाल्यावस्था को प्रसुप्तावस्था माना है। करेक्ट आंसर 48 का डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 है, यहाँ पर फिल करना है, में बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यह कब बढ़ जाती है, तो उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 49 का बी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था चलती है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था, इन सभी को मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम करते जाएंगे। तो बाल्यावस्था की बात की जाए तो मैंने बताया था 6 से 9 पूर्व होती है, उसके बाद उत्तर होती है 9 से 12। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बाल्यावस्था चलती है, तो करेक्ट आंसर 50 का बी हो जाएगा, 12 वर्ष, क्योंकि 9 से 11, 6 से 9, 9 से 11 या 12 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 50 का बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है, डैश को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ का 51 बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बालक होता है वह बच्चे की तरह ना बात करके बड़ों की तरह बात करता है। आप देखे होंगे अक्सर बच्चों को बड़ों की तरह बात करते हुए, तो इसीलिए कहा गया, क्योंकि मिथ्या है चीज़, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, वो बड़े नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें परिपक्वता कहाँ से आ जाएगी बच्चों में इस समय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, डैश को खिलौने की आयु कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 52 का ए हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की आयु मैंने अभी बताई 6 से 9। ठीक है, ये होती है पूर्व बाल्यावस्था।
और इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12, 11 या 12 होती है। ये दिया हो सकता है, आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इन चीज़ों को पूर्व और जो उत्तर बाल्यावस्था इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर हम शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 2 या 3 वर्ष होती है, ठीक है, और 3 से 5 या 6 वर्ष होती है। ये है शैशवावस्था की आयु। उसके बाद अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो यहाँ पर 12 से 14, 14 से 18 ये पूर्व होगी और ये उत्तर होगी, ठीक है। ये किशोरावस्था की आयु है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 52 हो गया। 53 है, टोली पूर्व अवस्था कहलाती है, कौन सी कहलाएगी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था मैंने बताया 6 से 9। इस उम्र में बच्चे क्या होते हैं, टोली में अपनी जो टोली होते हैं उनका समूह होता है, जो ग्रुप होता है उनके साथ खेलते हैं मैच, क्रिकेट और ये कह सकते कबड्डी वगैरह जो भी खेल होते हैं। तो आप देखते होंगे छोटे बच्चे समूह में ही खेलते हैं। तो वो है 53 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54, किस अवस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है? तो यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालिकाओं की जो लंबाई है वो बढ़ने लगती है, बालकों की रुक जाती है या कम रहती है। 55 का है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा की भावना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति। उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, बाल्यावस्था में शिक्षा डांट फटकार की अपेक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 56 का डी हो जाएगा, प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखेंगे। 57 क्वेश्चन दिया है, बाल्यावस्था में बालक नवीन वातावरण को जानने का प्रयास किस कारण करता है? तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति या बालक है तो वह जिज्ञासा की प्रवक्ता, यानी जब उसके अंदर जिज्ञासा अधिक होगी, उसकी प्रबलता अधिक होगी तो वह चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा। या अगर बारिश हो रही है तो किस कारण हो रही है, या आज धूप नहीं निकली तो किस कारण, तो वह पूछता है घर में, परिवार में, ठीक है, इन चीज़ों को। तो उसके अंदर जिज्ञासा की प्रबलता देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर 57 का यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखेंगे। 58 दिया है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता किस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यहाँ पर अगर हम 58 क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी अर्थ है? तो अगर हम इस आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर किशोरावस्था होगा। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस शब्द से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है? तो इसका भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अगर हम 60 क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि जो स्टैनले हॉल है इन्होंने ही तनाव एवं संघर्ष या तूफान की अवस्था माना है, किसे? किशोरावस्था को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अत्यधिक तनाव, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था माना है किसके अकॉर्डिंग है? तो आप बता पाएंगे कि स्टैनले हॉल जो महोदय हैं उन्होंने कथन दिया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 61 है, किशोरावस्था की समय अवधि है, यानी कितने से कितने वर्ष तक किशोरावस्था मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 12 से 18 वर्ष। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो पूर्व होती है वो 12 से 14 वर्ष होती है, जो उत्तर होती है वो होती है 14 से 18 वर्ष। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखेंगे। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है? क्या है द्वंद्व उभरने का? तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा अवसरों की प्रतिकूलता, ठीक है, क्योंकि किशोरों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो प्रतिद्वंदी कब बनेंगे? जब वो अवसरों को देखेंगे, उनमें पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है? तो वीर पूजा की अवस्था किशोरावस्था
ये कहलाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 63 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा? 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है। द्रुत का अर्थ है तेजी से, ठीक है। तीव्र अवस्था मतलब जो अत्यंत तेजी से तीव्र विकास होता है। तो किशोरों का काल मैंने बताया 12 से 14 वर्ष पूर्व वाला होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं, उनकी जो लंबाई वगैरह होती, वृद्धि वगैरह होती, तेजी से बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 64 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि, और ये भी बताया था कि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन बनते हैं इसी से, इन्हीं सब चीज़ों से। तो जो चीज़ें मैं अलग से बता रही हूँ आप उन पर भी ज़रूर ध्यान दें, उनसे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। आप ये ना सोचे जो ये MCQs बता रहे हैं बस इसी से पूछ सकते हैं, अलग से भी जो मैं बता रही हूँ वो भी पूछ सकते हैं। तो 65 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर ए स्टैनले हॉल महोदय के अनुसार इन्होंने ही एडोलेसेंस पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, दीवा स्वप्न में विचरण करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, किस काल में होती है? दीवा स्वप्न मतलब दिन में जो सपने देखते हैं, सोचते रहते हैं। मान लो कोई मूवी देखी तो वहीं सोचने लगे, या फिर कोई कोई पुस्तक पढ़ी, उसमें जो कहानी पढ़ी उसके बारे में सोचने लगे, कोई हीरो को देखा तो वो भी मन में अपने विचार करने लगते हैं ना बालक या बालिकाएं कि हम ऐसे हो जाएंगे, हम वैसे। तो ये दीवा स्वप्न है, ठीक है। तो वही कह रहा है दीवा स्वप्न में विचरण करने की जो प्रवृत्ति होती है वह किस अवस्था में देखने को मिलती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसके बाद 67 देखेंगे, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो 67 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रॉस महोदय के अनुसार किशोरावस्था और शैशवावस्था ये दोनों की पुनरावृत्ति होती है, यानी रिवीजन टाइप का। बच्चा जैसे शैशवावस्था में चीजें सोचता है, समझता है, वैसे ही किशोरावस्था में भी दीवा स्वप्न जैसा हाल उसका हो जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 68 है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो अभी मैंने इसका करेक्ट आंसर बताया था। आप खुद भी कमेंट द्वारा इसका आंसर बताइए कि किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। इसका आंसर बताने की ज़रूरत है या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिर भी हम इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, 12 से 18 वर्ष। तो जैसे ही आपको 12 शुरुआत में दिखे तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किस अवस्था में बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो 69 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में समवयस्क देखा आपने, जैसे ही आपने समवयस्क देखा वैसे ही आप जान जाइए किशोरावस्था की बात की जा रही है। प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि उसमें टोली वगैरह होती है, जबकि समवयस्क में गैंग वगैरह होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 69 का डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास हमें बाल्यावस्था में। देखिए बचपन में बच्चे कैसे होते हैं, 6 से जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, आप उनसे कोई भी काम कर दीजिए, उनकी तारीफ कर दीजिए, कितने खुश हो जाते हैं, गर्व महसूस करने लगते हैं। उन्हें डांट दीजिए तो कितनी जल्दी उनमें शर्म सी आ जाती है, सर झुका लेते हैं। तो ये सारी भावनाएं या चीज़ें किस अवस्था में दिखेंगी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी रहेगा, बाल्यावस्था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 दिया है, को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। तो 71 का आप खुद से गेस करिए कि कौन सा काल ऐसा माना जाता है जिसमें परिवर्तन भी यानी बदलाव, बसंत मतलब प्रसन्नता और खुशी, ठीक है। अप्रसन्नता मतलब चिड़चिड़ापन वगैरह भी देखने को मिल सकता है। देखिए शैशवावस्था तो बचपन, एकदम छोटा बच्चा रहता है 0 से 5 वर्ष, उसमें तो खिलौनों की भावना। बाल्यावस्था में तो शर्म, गर्व और क्या कहते हैं टोली की भावना, ठीक है। उनको तो ये सब चीज़ें पता भी नहीं होती। इसमें बच्चा ज़्यादातर खेल की चीज़ें रखता है।
तो ये जो परिवर्तन काल है, अप्रसन्नता काल है, वसंत काल किस में दिखेगा? किशोरावस्था में। करेक्ट आंसर 71 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 72, शारीरिक विकास नहीं है, किससे नहीं है? अगर हम दौड़ेंगे तो क्या शारीरिक विकास होगा? बिल्कुल सही है। साइकिल चलाने पर भी होगा, चलने पर भी हमारा शारीरिक विकास होगा। यहाँ पर मुस्कुराना देखिए, केवल हम बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तो क्या हमारा शारीरिक विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम अगर चल रहे हैं तो हमारी मांसपेशियों में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, साइकिल चलाएंगे तब भी ऐसा होगा, दौड़ेंगे तब तो और तेज़ी से विकास होगा, शारीरिक वृद्धि होगी। लेकिन मुस्कुराना, ठीक है, ये थोड़ा नेगेटिव है, तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा कि शारीरिक विकास नहीं है मुस्कुराने से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संग्रह की प्रवृत्ति, यानी कोई चीज़ें इकट्ठा करके रखें ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, संवेग अधिक रहते हैं, कभी हंसना, कभी क्रोध करना, कभी मुस्कुराने लगने, कभी कभी गुस्सा करना, ये संवेग की अधिकता तो होती है। कल्पना में बहुत जीते हैं किशोरावस्था में। समायोजन की भावना का अभाव, मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ इनको एडजस्टमेंट इन्हें पसंद नहीं होता इस अवस्था में, किशोरावस्था की अगर बात करें, यानी टीनेजर्स की बात करें तो। लेकिन इनमें संग्रह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है 74, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो 74 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक महोदय, यहाँ पर किर्कपैट्रिक नहीं होगा, किलपैट्रिक होगा। ठीक है, किलपैट्रिक महोदय ने माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 है, आत्मसम्मान की भावना का लक्ष्य प्रकट करती है, कौन सी? यहाँ पर आप खुद से भी सोचिए कि कौन सा हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें इस अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मान लो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंची तो बालक कुछ भी कर सकता है इस अवस्था में, वो अपनी जान तक दे सकता है। तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण इस अवस्था में बहुत देखने को मिलता है। तभी कहते हैं कि भैया इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनसे माँ बाप का जो बिहेवियर होना चाहिए, पेरेंट्स का, वो फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन में कोई चीज़ ना रखें। ठीक है, उन्हें कोई चीज़ का बुरा ना लगे, वो अंदर ही अंदर घुटे ना, इसके लिए इस अवस्था में माँ बाप को फ्रेंडली रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 दिया है, सर्वाधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण काल है। तो इसका भी आप खुद से आंसर कर सकते हैं, किस अवस्था में होगा सर्वाधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण? तो किशोरावस्था में, क्योंकि इस समय जो बालक होता है वो सामाजिक रूप से सबसे जुड़ा रहता है, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो चीज़ें देख करके समझ पाता है। यहाँ पर अगर बाल्यावस्था की बात करें और पूर्व बाल्यावस्था, तो इस अवस्था में इतना कुछ नहीं होता। प्रौढ़ावस्था में तो पूरा परिपक्व हो चुका होता है, इससे मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख आधार है। तो क्या हो सकता है 77 का? यहाँ आप खुद से भी कर सकते हैं आंसर, बिल्कुल सही। 77 का सी हो जाएगा, वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी जो होती है वो व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख आधार होता है। कहते हैं जैसे माँ बाप होती वैसे संतानें, ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि उन पर पर्यावरण का भी असर पड़ता है, लेकिन वंशानुक्रम एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न करती है। कोई भी प्राणी एक समान नहीं होता। 78 है, व्यक्ति विभिन्नता की अवधारणा ने किस शिक्षण विधि को जन्म दिया? तो 78 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डाल्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टायलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, एक ही व्यक्ति का अपनी दो योग्यताओं या शील गुणों में भिन्न होना समझा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 80 का सी हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता के कारण हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नता के कौन से कारण हो सकते हैं? 81 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता अलग दिखाई पड़ सकती है, यही कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है,
स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर सभी हो सकता है, मानसिक, शारीरिक, रुचिक। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 82 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो यूनिट 2 से लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप के पेपर से रिलेटेड है तो आप पढ़ते जाइए, क्योंकि 100% यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। व्यक्तिक विभिन्नता का स्वरूप यानी प्रकृति बहुत जटिल एवं बहुआयामी है, यह कथन किसका है? तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्किनर महोदय। अकॉर्डिंग वगैरह आप याद करते चलिए, मैंने कई बार बताया वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पारखर्स ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। तो कौन सी शिक्षा पद्धति दी है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डाल्टन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नता की बात करें, करेक्ट आंसर 85 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। शारीरिक भिन्नता, सामवेगिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, ये सभी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं कहूँ, जितने भी एमसीक्यूज हैं यूनिट फर्स्ट से 4 तक, उनको कंप्लीट कराने के बाद आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पूरे आपके बुक का जो भी सिलेबस है उनसे हम अलग से 15 से 20 क्वेश्चन लाएंगे लाइव आकर के, और आपसे क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ आप उनका आंसर देंगे। गलत होने पर उनका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 86। यदि एक ही विषय को एक ही तरीके से तथा एक ही समय पर 2 व्यक्ति सीखते हैं तो भी उन्हीं की धारणा करने की क्षमता अलग अलग होती है, यह किसके कारण हो सकती है? तो आप बता सकते हैं यह किसके कारण हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर हम ही बता देते हैं, 86 का ये हो जाएगा, धारणा की विभेदीय दर, इसी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 दिया है, निम्नलिखित कारण व्यक्ति विभिन्नता के हैं सिवाय कौन सा नहीं होगा? देखिए, आयु एवं बुद्धि होगी, वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी होगा, लेकिन एक चीज नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती? तो 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था पर तो सभी पर एक ही जैसा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई कक्षा है और उसमें एक टीचर है, कोई वो पढ़ा रहा है, तो जो भी पढ़ाएगा उन सभी बच्चों पर एक ही तो असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस शिक्षा व्यवस्था इसका कारण नहीं होगा। बाकी आयु या बुद्धि, वंशानुक्रम, वातावरण सभी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न है, किससे भिन्न होंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 88 का बी हो जाएगा, विकास की दर, क्योंकि विकास की जो दर होती है क्रम में चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 है। ठीक है, 88 हो गया। 89 है, बालकों की विभिन्नताएं प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपकों की विभिन्नता का परिणाम होती हैं, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गैरिसन महोदय ने ही कथन दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक व्यक्ति की योग्यता का दूसरे व्यक्ति की योग्यता से भिन्न होना कहलाता है। तो 90 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अंतः व्यक्तिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 देखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता कहलाती है। क्या कहलाएगी? इसका आंसर आप खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर बी होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देखेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता का कारण नहीं है। तो इसमें भी आप चीजों को खुद से बता सकते हैं। ठीक है, वातावरण रहेगा, वंशानुक्रम रहेगा, लिंग रहेगा, लेकिन परिवार ये विभिन्नता का कारण नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कार्य का सीमित आकार, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, पाठ्यक्रम का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें लगभग 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके हैं।
क्योंकि आज हमें यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करनी है। आपके एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जितने भी एमसीक्यूज़ बताए जा रहे हैं आप याद करते हुए अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपके एग्ज़ाम के समय जो टाइम मिलेगा उसमें आप रिवीजन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, शिक्षण कराते समय सामान्य कक्ष में शिक्षक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नता, ठीक है। क्योंकि कोई बालक एक समान नहीं होता, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीमे सीखता है, कोई सीख ही नहीं पाता है। तो एक शिक्षक को इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बालक तेज़ी से सीख रहा है, तो उसको कैसे शिक्षण पद्धति रखें। उसके लिए अलग अलग तो रख नहीं सकते, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है, हमको समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखना है, लेकिन हम उसको इंडिविजुअल चीज़ें भी तो बता सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों के अंतर्गत हम व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन की विधि नहीं मानी जा सकती है। तो 95 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, परिपक्वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, राम प्रत्येक पाठ को शीघ्र सीख लेता है जबकि श्याम उसी पाठ को सीखने में अधिक समय लगाता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि दोनों बच्चों में असमानता है और असमानता का मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता का कारण है, क्या है? तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्यक्तिक विभिन्नता का आशय है। तो यहाँ पर आप खुद से भी बता सकते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता व संवेगात्मक दशा में समान तथा एक जैसे नहीं होते। इसको मैंने कई बार डिफाइन किया है। 99 है, छात्र व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो 100 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यता को जानने का प्रयास, साथ ही व्यक्तिक आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता अनुसार जानने की कोशिश, ये दोनों ही रहेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की। अगर हम बात करें 101 है, व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने के लिए उपयुक्त विकल्प है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102 है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो यह जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? 103 है, करेक्ट आंसर डी रहेगा, स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 104 का करेक्ट आंसर डी रहेगा, किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। यह जो कथन है ये जयशील्ड ने नहीं दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 105 है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो 105 का करेक्ट आंसर बी होगा, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के मध्य से शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो रचनात्मक चीज़ों में, सामूहिक खेलों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस अवस्था में। 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये अकॉर्डिंग वगैरह हैं, जो सुमेलित नहीं हो हैं उनको आप मत याद करिएगा, जो सुमेलित हैं आप उन्हें याद भी करते चलिएगा। तो 106 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बालक का विकास आनुवंशिक एवं वातावरण का गुणनफल है। ये गैरेट महोदय ने नहीं दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है, अभिवृद्धि के विषय में सत्य कथन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी रहेगा, उपर्युक्त सभी, यानी बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक के विकास का अध्ययन, बालक के अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, ये सभी हो जाएंगे।
109 है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताओं में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को उचित शिक्षण विधि के चयन में सहायता नहीं करती। गलत है, यहाँ पर अगर करती है तो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1010 देखेंगे। 1010 है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो यहाँ पर 1010 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट रहेगा, इसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। 111 है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधित समस्या है। कौन सी समस्या है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शैक्षिक पिछड़ापन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो हम यूनिट 2 को लेकर के बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।